हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी कार्बीन्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्बीन्स के बारे में। तो कार्बीन्स भी क्या है, हमारे पास एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, मैं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। क्या होता है, रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, हमारे पास ए से बी बन रहा है। अगर ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो क्या ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी? नहीं। क्या होगा, पहले हमारे पास ए से सी बनेगा, फिर सी से हमारे पास बी बनेगा। इसमें जो सी है ये क्या है, ये हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड होता है तो इमीडिएटली हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। मींस रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कार्बोकटाइन, एक होता है कार्बेनाइन, एक होता है फ्री रेडिकल, एक होता है कार्बीन्स, फिर आता है नाइट्राइल्स एंड देन बेंजाइन। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, इन तीन के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर सब कुछ इनके बारे में जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे फोर्थ इंटरमीडिएट की, दैट इज कार्बीन्स। ठीक है, तो देखते हैं कार्बीन्स का कैसे रहता है। तो कार्बीन्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम ऐसे। कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये कार्बन है, कार्बन के पास दो एटम लगे होते हैं, एक्स और वाई दो एटम है, और उसके पास जो है ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो एटम प्रेजेंट होते हैं। इसे इसको ऐसे हम कार्बीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है कार्बीन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब कार्बीन्स के बारे में देखें तो देखो ये क्या है। कार्बीन्स में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कार्बन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके कितने? 6। तो ये भी हमारे पास कैसी है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये हमारे पास क्या एक्ट करती है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल करती है। अब देखो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन तो है, बट क्या ये चार्ज है? चार्ज तो नहीं है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन के खुद के ही है। तो ये जो हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीसीज रहती है। देखो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना आउटरमोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दो के साथ इसने बॉन्ड बना रही है और दो इलेक्ट्रॉन ये इसके पास रखे हैं। ठीक है, तो ये कोई इसके ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। ये हमारे पास कैसी स्पीसीज रहती है, हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है। जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फ्री रेडिकल कैसी स्पीसीज है हमारे पास, फ्री रेडिकल भी हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज थी। बट इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। बट हमने इसको ऐसे नहीं बोला था कि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास कैसी थी, न्यूट्रल स्पीसीज थी। उसी तरह से कार्बिन भी हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीसीज है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्बिन होती है ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल होती है। कार्बिन हमारे पास हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। अनस्टेबल है तो शॉर्ट लिव्ड होगी ना, फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कितना समझ में आया कार्बिन्स के बारे में? कार्बिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, कार्बन के साथ दो एटम लगे होते हैं और उसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, जिसने कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं दो इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको लोन पेयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और दो दो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया उसको बॉन्डिंग, जो नहीं यूज हुए नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो कार्बिन है, इसे कार्बिन को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है, हाईली अनस्टेबल और वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। ठीक है, अब कार्बिन की अगर नेमिंग की बात करें तो कार्बिन के नेम कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास ये वाली कार्बिन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कार्बन है, एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथाइल कार्बिन, लिखेंगे मिथाइल कार्बिन। और इसको जो है मिथाइलिन भी बोलते हैं, तो मिथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वही अगर मैं बोलूँ ये है मेरे पास, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी मेरे पास डाइक्लोरो मिथाइल कार्बिन।
डाइक्लोरो मिथाइल कार्बिन बोल देंगे। वही अगर मान लो मेरे पास होती है कुछ इस तरह से, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास फिनाइल है तो इसको बोल देंगे हम फिनाइल कार्बिन। ठीक है, तो ये इसके कुछ नेमिंग के तरीके होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कार्बिन है ना वो दो टाइप की होती है। हमारे पास जो कार्बिन है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास सिंगलेट कार्बिन और एक होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन। क्या बताया, हमारे पास कार्बिन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक कार्बिन होती है हमारे पास सिंगलेट कार्बिन और एक कार्बिन होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, पहले देखते सिंगलेट को फिर देखेंगे ट्रिपलेट। तो सिंगलेट कार्बिन जो हमारे पास होती है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp2। सिंगलेट कार्बिन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2। ऐसा क्यों, अभी देखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, तो 2s2 p2, ये 2s है, ये 2p है, px है, py है और ये pz है। ठीक है, अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बिन में क्या रहता है ना, कार्बन जो अपनी सिंगलेट कार्बिन में क्या रहता है, जो कार्बिन है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। कार्बिन सिंगलेट कार्बिन में कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है, तो ये हो गया sp। तो ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके ये बना लेंगे और ये हमारे पास रहेगा एक pz, जो कि कैसा है, अनहाइब्रिडाइज है, जो कि हमारे पास अनहाइब्रिडाइज प्रेजेंट है। ठीक है, पी जेड वाला, तो ये हो गया एक एस पी एक्स पी वाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी तो तीनों ने हाइब्रिडाइज होकर इक्वल एनर्जी के तीन ऑर्बिटल बना लिए। एक हमारे पास है pz जो कि अनहाइब्रिडाइज है और ये कैसे हमारे पास वैकेंट है। तो देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दो, एक ये और एक ये, राइट। तब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है तो क्या होगा, कैसे दिखाते हैं हम sp2 को, मान लो, अब देखो sp2 है, मैंने क्या बताया था, कार्बिन में दो इसने क्या बना रखी होती है, बॉन्ड बना रखी होती है, राइट। दो एटम के साथ बॉन्ड बना रखी होती है, मान लो हाइड्रोजन के साथ बनाई है, हम इस वाली कार्बिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया होगा इसने, ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन दोनों का यूज कर लिया, और एक में जो है हमारे पास ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे दिखाएंगे, कार्बन ने ये एच और ये एच यूज कर लिए, कार्बन ने ये दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और एक यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जिसमें प्रेजेंट है कौन से, ये वाले दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन sp2 हो गया। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट हो गए, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है एक ये पी जेड जो है हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रहता है सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर। सिंगलेट कार्बन में कार्बिन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2, तो ये हमने, और कैसे रहता है कार्बन जो अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर इक्वल एनर्जी के बन गए, और एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था pz। अब sp2 है तो ये दो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड थे, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ली, दोनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ली, और एक ही जो जिसमें हमारे पास क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वो हमारे पास एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये तीन ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइजेशन वाले, और ये हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि कैसे रहता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ये pz वैकेंट p ऑर्बिटल हमारे पास एक शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी होगी, इसमें देखो हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर हो गए, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए। अब क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इसका एंगल हो जाता है 103। हालांकि sp2 में हम सब जानते हैं जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है तो बॉन्ड एंगल रहता है 120 डिग्री, बट सिंगलेट कार्बन में क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे, जिससे इसका एंगल डिक्रीज होके हो जाएगा हमारे पास 103, जिसकी वजह से इसकी शेप रहती है बेंट शेप या फिर वी, बेंट शेप या फिर वी शेप। तो सिंगलेट कार्बन की शेप कैसी रहती है, बेंट शेप या वी शेप रहती है, और कार्बन का कार्बन हमारे पास कैसे रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। ठीक है, वहीं अगर अब हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या रहता है, ट्रिपलेट कार्बन में
जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो रहती है sp। ठीक है, अब जैसे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p2, तो 2s 2p2 2s 2p। बट ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, कार्बन कैसे रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है। सिंगलेट में हमने क्या देखा था, कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में रह रहा था, बट ट्रिपलेट में कार्बन कैसे रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा इधर, तो हमारे पास बनेगा ये कुछ इस तरह से, राइट। तो अब ट्रिपलेट कार्बन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, तो एक s और एक p दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये मान लो s और p मिल गए, एक ये px और py हमारे पास अनहाइब्रिडाइज और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब ये क्या करेगा, कार्बन के पास देखो ये दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ये क्या करेगा, दोनों क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बना लेगा बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, राइट। अब देखो अब sp है, sp है तो इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, तो ये c था, ये h था और ये h था। कार्बन ने ये दो बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करके। अब इसके पास p x है और ये p y है, ये पी वाई है और ये पी एक्स है। अब दोनों में इसके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये दोनों कैसे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ये पी एक्स है और ये पी वाई है। ठीक है, अब इसके बीच में एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री, और इसकी शेप कैसी रहती है, लीनियर। 180 डिग्री इसका एंगल रहता है और शेप रहती है इसकी लीनियर। ठीक है, अब देखो क्या इसमें हमारे पास क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे थे, पेयर थे, और जब भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते तो वो कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कैसा रहता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहता है, हमारे पास पैरामैग्नेटिक रहता है इन नेचर। आया समझ में इतना, सिंगलेट कार्बन सॉरी ट्रिपलेट कार्बन का समझ में आया। ट्रिपलेट कार्बन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp, और कार्बन रहता है अपने एक्साइटेड स्टेट में, और इसके बाद इसके अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं रहता है। ट्रिपलेट कार्बन में कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं रहता है, जैसे कि हमने सिंगलेट में देखा था, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल था। ठीक है, उसके बाद देखो जो सिंगलेट कार्बन है ना, वो हमारे पास हर्ट्ज रूल को वोलेट करती है। सिंगलेट कार्बन हर्ट्ज रूल को वोलेट करती है। कैसे वोलेट, हर्ट्ज रूल क्या कहता है, हर्ट्ज रूल ये कहता है कि जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते तब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता है। क्या कहता है हर्ट्ज रूल, जब तक हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल है वो सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। जबकि इसमें देखो क्या हुआ है, हमारे पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। जबकि होना क्या चाहिए था, पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड होने चाहिए थे, जब सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो जाते हैं उसके बाद पेयरिंग शुरू होनी चाहिए, राइट। जबकि इसमें देखो क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे pz ऑर्बिटल एक वैकेंट था, बट इसने क्या किया, ऑलरेडी देखो इसमें हमारे पास पेयरिंग है ना, इसने ऑलरेडी पेयरिंग कर ली, तो हंस रूल को वोलेट करता है, हंस रूल को फॉलो नहीं करता, कौन, सिंगलेट कार्बन। वहीं ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो ये हंस रूल को फॉलो कर रहे हैं, देखो सारे एक पहले सिंगली फील्ड है, तब तक सिंगली फील्ड नहीं हुई तब तक पेयरिंग शुरू नहीं हुई। ठीक है, आया समझ में। अब इसकी स्पिन स्टेट की बात करें तो स्पिन स्टेट कैसे निकालते हैं हम इसको, अब हम इसको सिंगलेट कार्बन क्यों बोलते हैं, स्पिन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, स्पिन स्टेट हम निकालते हैं 2s+1, एस होती है स्पिन। ठीक है, अब देखो एस स्पिन किसकी होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होती है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होती है। अब देखो इसके पास दो, सॉरी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की होती है ना, अब देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन अगर हाफ है तो दूसरी की कैसी होगी, माइनस हाफ होगी। एक की अगर प्लस हाफ है तो दूसरी की माइनस हाफ होगी। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर रहे हैं तो दूसरा में ऐसे शो करते हैं, तो अगर इसकी प्लस हाफ है तो दूसरे वाले की माइनस हाफ होगी, राइट। तो टू, एक की कितनी है, प्लस हाफ, और दूसरे की कितनी है, माइनस हाफ, +1, तो 2 1/2 प्लस माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा, +1, तो ये तो बन गया 0, हमारे पास आया 1। इसकी स्पिन स्टेट क्या आई, 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई 1, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन। ठीक है, वहीं अगर ट्रिपलेट की बात करें 2s+1 ऐसे निकालते हैं तो 2, अब देखो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अब देखो इसकी हाफ है तो इसकी भी हाफ होगी ना, क्योंकि दोनों का स्पिन देखो सेम है ना, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, दोनों का स्पिन सेम है, तो अगर इसकी हाफ है इसकी प्लस हाफ है तो इसकी भी प्लस हाफ ही रहेगी, तो हाफ प्लस हाफ, ये s की वैल्यू होगी +1। अब 2 इंटू हाफ और हाफ मिलके हो जाएंगे 1 +1, तो 2 इंटू 2 2 +1 3, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई 3, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट कार्बन।
ऑलराइट, आए समझ में? अभी देखो हमने क्या क्या देखा। एक है हमारे पास सिंगलेट कार्बिन, एक है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है हमारे पास, सिंगलेट कार्बिन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है हमारे पास sp2 और कार्बन जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में रहता है। ट्रिपलेट कार्बिन में हमारे पास जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो sp और कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, हमारे पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, राइट, सिंगलेट कार्बन में, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे होता है, डायमैग्नेटिक होता है इन नेचर, डायमैग्नेटिक होता है। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें बॉन्ड एंगल रहता है 103 और इसकी शेप रहती है बेंट या फिर वी शेप, राइट। ट्रिपलेट में जो बॉन्ड एंगल रहता है 180 डिग्री और इसकी शेप रहती है हमारे पास लीनियर। आया समझ में? अब ये क्या करता है, ये हंस रूल को फॉलो नहीं करता है, सिंगलेट कार्बिन हंस रूल को फॉलो नहीं करता है, ये हमारे पास हंस रूल को फॉलो करता है, हंस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, आया समझ? अच्छा, अब एक चीज और, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंगलेट कार्बन को, ट्रिपलेट कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो सिंगलेट कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो हाइड्रोजन तो इसके साथ लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन तो इसके साथ लगे हुए हैं। अब सिंगलेट कार्बन में हमारे पास क्या होता है, दोनों की स्पिन ऐसे रहती है ना, दोनों पेड़ होते हैं, दोनों की स्पिन ऐसे रहती है, तो सिंगलेट कार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रिपलेट को कैसे करेंगे, CH2 है, ठीक है, तो एक को अलग अलग होते हैं ना, अनपेड होते हैं, तो ट्रिपलेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगलेट कार्बन को मैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपलेट कार्बन को मैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमें पता कैसे चलेगा, अगर हमें कार्बन दे रखी है तो हमें सिंगलेट कार्बन दे रखी है कि ट्रिपलेट कार्बन दे रखी है। अगर हमें मेंशन नहीं है कि सिंगलेट कार्बन है कि ट्रिपलेट कार्बन है, तो हम कंसीडर करेंगे कि हमें सिंगलेट कार्बन दी हुई है। अगर मेंशन नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे कि ये हमें जो कार्बन गिवन है वो सिंगलेट है। अगर मेंशन है तो आपको पता चली जाएगा कि हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन है कि सिंगलेट कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की, कि हमारे पास सिंगलेट कार्बन स्टेबल है कि ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल है। सिंगलेट और ट्रिपलेट में से हमारे पास कौन सी कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। देखो, अगर हमारे पास कार्बन गिवन है ये वाली, अगर हमारे पास कार्बन है ये वाली, तो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू सिंगलेट। रीजन, इसके बीच में एंगल है 103, इसके बीच में एंगल है 180 डिग्री, में देखो एंगल कम है, रिपल्शन होगी ज्यादा, इसमें एंगल ज्यादा है तो वो रहेंगे दूर दूर, तो इसमें रिपल्शन होगी कम, इसलिए ट्रिपलेट कार्बन है ज्यादा स्टेबल। ठीक है, एक रीजन तो है ये। दूसरा रीजन है ये, जैसे हमने सिंगलेट कार्बन बनाई थी, ये ऐसे थी, राइट, ट्रिपलेट कार्बन कैसे थी हमारे पास, ट्रिपलेट कार्बन हमारे पास ऐसे थी, ट्रिपलेट कार्बन हमारे पास ऐसे थी। ठीक है, अब सिंगलेट कार्बन में एंगल है 103, ट्रिपलेट कार्बन में एंगल है 180 डिग्री, बॉन्ड पेयर दूर दूर है, रिपल्शन होगी कम, ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, इसमें देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये सिंगलेट कार्बन को अनस्टेबल बनाएंगे। जबकि ट्रिपलेट कार्बन में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, अलग अलग ऑर्बिटल में थे, तो इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे और ट्रिपलेट कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बन हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन से ज्यादा स्टेबल रहती है, दो रीजन थे इसके ये। बट ये कब है, अगर हमारे पास ये वाली कार्बन हमें दे रखी है तो। बट अगर हमें कार्बन दे रखी है ये वाली, हमें कार्बन दे रखी है ये वाली, तो इस केस में हमारे पास जो सिंगलेट कार्बन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बन। अब ऐसा क्यों, सिंगलेट कार्बन हम बनाएंगे ऐसे, ये होगी हमारी सिंगलेट कार्बन, सॉरी यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारे पास सिंगलेट में एक होता है एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये बनाई मैंने ट्रिपलेट कार्बन, ये बनाई मैंने ट्रिपलेट कार्बन। अब क्लोरीन के पास भी हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सिंगलेट कार्बन में क्योंकि हमारे पास क्या एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में डाल सकता है। क्लोरीन क्या कर सकता है, इसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लोरीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में डाल दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा पाई कैरेक्टर डेवलप होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जबकि ट्रिपलेट अल्कीन में हमारे पास कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये ट्रिपलेट कार्बन जो है उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया?
तो अगर हमारे पास कार्बिन गिवन है कुछ इस तरह से, तो उस केस में तो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम होगी और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो रिपल्शन भी कम होगी, तो ट्रिपलेट हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगी। वहीं अगर हमारे पास कार्बिन आ जाती है कुछ इस टाइप की, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास सिंगलेट में क्योंकि हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो इसमें हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की वजह से सिंगलेट कार्बिन हमारे पास हो जाएगी स्टेबल। ट्रिपलेट में हमारे पास कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी और ये क्या हो जाएगी, सिंगलेट कार्बिन से लेस स्टेबल हो जाएगी। ऑलराइट, आया समझ में। अब बात करते हैं, मान लो मैं आप लोगों से स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं इसका, ये इतने का ही बताओ, इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बिन कौन सी है, CF2 CCl2 CBr2, ठीक है, इनमें से हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा रहेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो मैंने क्या बताया, ये हमारे पास ये वाली कार्बिन है, जब हमारे पास ऐसी कार्बिन होती है तो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन क्या होती है, ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि सिंगलेट में क्या होती है, हमारे पास बैक बॉन्डिंग होती है, ये हमारे पास फ्लोरीन होगा, ये हमारे पास फ्लोरीन होगा, ये मेरे पास फ्लोरीन होगा, यहाँ पे मेरे पास होंगे और यहाँ पे होगा एक बैक, यहाँ पे होगा हमारे पास क्या, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन के पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब देखो कार्बन का ये जो पी ऑर्बिटल है, ये जो कार्बन का वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है। वहीं फ्लोरीन का देखो 2s2 2p 5 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर जिसमें है, फ्लोरीन के लोन पेयर जिस पी ऑर्बिटल में है वो कौन सा 2p है, तो यहाँ पे CF2 के केस में 2p की ओवरलैपिंग हो रही है। वहीं बी में देखो 2p 3p की। अब क्लोरीन का 2p था तो क्लोरीन क्लोरीन के नीचे आता है, तो क्लोरीन का 3p होगा और ब्रोमीन का 4p होगा। तो इस केस में क्या होगा, कार्बन का 2p है, क्लोरीन का 3p है। सी में क्या है, कार्बन का 2p है और ब्रोमीन का 4p है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा अच्छी किसमें होगी, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होती है, जहां हमारे पास सेम साइज के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, उस केस में ओवरलैपिंग हमारे पास क्या होती है, बेस्ट होती है, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है। अब एक ही केस में ओवरलैपिंग देखो क्या है, सेम ऑर्बिटल के बीच में सेम साइज के बीच में, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, सबसे अच्छी होगी। तो फ्लोरीन जो है ज्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर सकेगा, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी इस वाले केस में, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि सेम ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो अगर इस केस में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी तो इस कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी इसकी, ठीक है। तो सेम साइज ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग क्या होती है, हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए हमारे पास ये जो फ्लोरोकार्बिन है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू क्लोरो, एज कम्पेयर टू ब्रोमोकार्बिन। ऑलराइट, आया समझ में इतना। अब आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की, कि कार्बन की फॉर्मेशन हमारे पास कैसे रहती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन हमारे पास बनती कैसे, देखो मान लो मेरे पास कुछ एक है ये, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कोई बेस डाला, बेस का काम क्या होता है, बेस हमारे पास क्या करता है, एसिडिक एच को रिमूव कर देगा, एसिडिक एच को रिमूव करता है। अब देखो ये है मेरे पास, अब मान लो ये वाला एच मेरे पास कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, मान लो अगर ये वाला एच चला जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एच पॉजिटिव रिलीज हो गया, यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो मेरे पास ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को ये क्लोरीन एटम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, तीन तीन क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ना। तो स्टेबलाइज हो रहा है तो ये एच हमारे पास कैसा है, एसिडिक एच रहता है, ठीक है। तो KOH NaOH कुछ भी डाल सकते हो, ये हमारे पास क्या है, बेस है, बेस का काम होता है एसिडिक एच को रिमूव करना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक एच को रिमूव कर लेगा। तो जब इसने एसिडिक एच को रिमूव किया तो हमारे पास बना ये, ठीक है। अब K पॉजिटिव या NaOH Na पॉजिटिव जो भी है वो क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव को ले लेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव को रिमूव कर लेगा। अब यहाँ से अगर Cl नेगेटिव जाएगा तो यहाँ से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कार्बिन। ये फॉर्मेशन होगी हमारे पास कार्बिन की, ठीक है। वही एक क्वेश्चन और है मेरा, मान लो मेरे पास कार्बिन कुछ ये वाली है, ठीक है, मेरे पास ये है। अब क्या होगा, मैंने क्या डाला इसमें, KOH या NaOH कुछ भी डाल सकते हो, तो एसिडिक एच ये रिमूव हो जाएगा और मेरे पास बनेगा ये, ठीक है। अब कोई K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव आएगा और इसमें से रिमूव कर लेगा और मेरे पास कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अब सवाल ये आता है
कि ये भी जो के पॉजिटिव और Na आएगा ये यहाँ से Br को रिमूव करेगा कि Cl को रिमूव करेगा, तो ये जो है Br को रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से रिमूव क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव होएगा Br नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव या Cl नेगेटिव, नेगेटिव के रूप में रिमूव होगा ना। तो देखो, तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज को सबसे इजीली अपने पास रख सकता है वही एटम रिमूव होगा। तो I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और फ्लोरीन नेगेटिव। अब क्योंकि अब बहुत बच्चे बोलेंगे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा है तो इसको ज्यादा F नेगेटिव स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि देखो बताया ना कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहता है, नेगेटिव चार्ज वहां स्टेबल रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, राइट। तो कुछ बच्चों को डाउट ये आएगा कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होएगा, तो फ्लोरीन को सबसे पहले निकलना चाहिए, फ्लोरीन को सबसे पहले निकलना चाहिए, जबकि मैंने इसको ऑर्डर में सबसे लास्ट में लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन का साइज है छोटा, फ्लोरीन का साइज है छोटा, तो वो इतना इजीली एक और इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख सकता, अपने पास इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज हमारे पास छोटा है। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बट जब इलेक्ट्रॉन लेके निकलने की बारी आती है ना तो फ्लोरीन इतना इजीली नहीं निकलता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा रहता है तो अपने ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन को उसके पास रखने की जगह ही नहीं होती है, ठीक है। जबकि आयोडीन में देखो साइज क्या है आयोडीन का, आयोडीन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और आयोडीन का साइज भी बड़ा है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को वो इजिली क्या करता है, लेके निकल जाता है। फिर उसके बाद Br आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, क्योंकि आयोडीन के बाद साइज आता है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और लास्ट में फ्लोरीन का, ठीक है। तो अब इस केस में देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज क्या बड़ा है तो वो इजिली Br नेगेटिव लेके निकल सकता है, क्योंकि उसका साइज क्या क्लोरीन से बड़ा है। तो इसमें जो हमारे पास ए Br रिमूव होगा और मेरे पास जो कार्बिन की फॉर्मेशन होगी वो होगी ये वाली। ऑलराइट, आए समझ में। वहीं अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, मान लो मेरे पास जो है वो ये है, मैंने इसके अंदर बेस डाला, ठीक है, बेस डाला तो मेरे पास फॉर्मेशन हुई किसकी, इसकी आई, आई और बी आर, इसकी फॉर्मेशन हुई मेरे पास। अब जो के पॉजिटिव और एन पॉजिटिव जो भी डाला आएगा वो क्या करेगा, वो किसको रिमूव करेगा, वो आई नेगेटिव को रिमूव करेगा, क्योंकि लीविंग टेंडेंसी कैसे रहती है, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव और एफ नेगेटिव, ये रहती है हेलोजन की लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी। सबसे इजीली आई नेगेटिव रिमूव होता है, तो आई नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, सी आई बी आर कार्बिन, तो मेरे पास जो है ये वाली कार्बिन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आया समझ में। तो ये था कार्बिन्स के बारे में। क्या क्या देखा, कार्बिन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दो एटम लगे होते हैं और ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है, हाईली अनस्टेबल है और वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद हमने देखा कार्बिन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास सिंगलेट कार्बिन, एक होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपलेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, इसमें कार्बन रहता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, इसमें कार्बन रहता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। इसमें हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं रहता है। इसमें हमारे पास क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये डायमैग्नेटिक in नेचर होता है, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक in नेचर, ठीक है। उसके बाद ये हंस रूल को वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता, ये हंस रूल को फॉलो करता है, राइट। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा, इसकी स्टेबिलिटी क्या कहती है, अगर हमारे पास इस टाइप की कार्बिन प्रेजेंट है तो ट्रिपलेट कार्बिन कैसे रहती है, हमारे पास ज्यादा स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट। सिंगलेट में बॉन्ड एंगल रहता है 103, इसकी शेप रहती है बेंड या फिर वी शेप। ट्रिपलेट में कार्बिन का बॉन्ड एंगल रहता है 180 और इसकी शेप रहती है लीनियर, ठीक है। स्टेबिलिटी में अगर ये वाली कार्बिन है तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल रहती है सिंगलेट से, क्योंकि सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, रिपल्शन करता है तो उसको अनस्टेबल बनाता है, दूसरा इसमें बॉन्ड एंगल भी कम रहता है, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास कार्बिन आ जाती है ये वाली, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या रहती है हमारे पास बैक बॉन्डिंग आती है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि सिंगलेट कार्बिन में हमारे पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो सिंगलेट कार्बिन क्या रहती है, ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर देखा था कि CF2 Cl2 C Br2 में ज्यादा स्टेबल कार्बिन का ऑर्डर रहेगा ये, क्योंकि इसमें ओवर ऑर्बिटल का साइज क्या रहता है सेम, तो इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बिन्स के बारे में। तो आज जो हमने फोर्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।